हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू। ये जो कोर्स रहेगा यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस के लिए रहेगा। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरशिप के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा एज पर सिलेबस। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी, वीकली टेस्ट रहेगा बिफोर प्री एंड मेंस, और इसका इवैल्यूएशन जो है वो आपको क्विक मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है मॉर्निंग 7 to 9 तक कराई जाएंगी। आंसर राइटिंग के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। ऑफलाइन के लिए जो बैच रहेगी वो स्मॉल रहेगी 20 to 30, ताकि आपको पर्सनल अटेंशन प्रोवाइड किया जा सके। ऑनलाइन के लिए एक्जिया आईएएस एकेडमी, एक्जिया एकेडमी, ध्यान रखिएगा एक्जिया एकेडमी करके ऐप है प्ले स्टोर में, इसको डाउनलोड करके आप स्टोर सेक्शन में जाके आप अपने हिसाब से कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। फर्दर आपको कोई असुविधा होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। सो व्हाई इज इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट इज सिग्निफिकेंट। तो जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो ये किस तरीके से सिग्निफिकेंट रहने वाला है इंडिया के लिए और यूरोप के लिए। तो ये जो इसमें अगर हम देखें तो स्ट्रैटेजिक गेन मिली है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और ये लगभग $24 ट्रिलियन के कॉम्बाइंड मार्केट के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। यूरोपियन यूनियन के 27 देश और इंडिया जोड़ के $24 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो लगभग यूएसए के आसपास है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या की गेन्स है फॉर इंडिया, तो इमीडिएट ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा इंडियन प्रोडक्ट्स को। तो इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करती है उसमें 90.7% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा इन यूरोपियन मार्केट। फिर बूस्ट होगा लेबर इंटेंसिव सेक्टर में, तो स्पेशली जब हमारे 90.7% प्रोडक्ट्स को फ्री एक्सेस मिलेगा, ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, तो उसमें से कौन सी सेक्टर है जो बूस्ट होगी? लेबर इंटेंसिव। और स्पेसिफिकली देखें तो टेक्सटाइल है, एपरल है, लेदर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है। इसका मतलब हमारे देश में लेबर इंटेंसिव सेक्टर बूस्ट होते ही जो अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है वो दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ 144 सब सर्विसेज। तो डिफरेंट जो सब सर्विसेज है उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया है और उनका भी एक्सेस मिलेगा इन ईयू। फॉर एग्जांपल आयुष को भी रिकॉग्निशन मिला है फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयू। अभी इसमें अगर हम देखें कंसेशन बाय इंडिया, इंडिया ने क्या कंसेशन दिया है? हमें कंसेशन मिला है, मतलब हमें भी देना पड़ेगा। तो रिड्यूस किया है टैरिफ को ऑन यूरोपियन वाइन एंड स्पिरिट्स। तो उसमें पहले जो वाइन एंड स्पिरिट्स थी उसके ऊपर 150% तक जो टैरिफ है वो हमारा देश लगाता था, उसको अभी 30 से 20% तक ला दिया गया है, मतलब बहुत सारा रिड्यूस हो गया है। ऑटोमोबाइल्स में भी देखें तो जो आपकी टैरिफ है उसको भी रिड्यूस कर दी गई है। तो पहले 110% तक टैक्स था जिसको अभी घटा दिया गया है। तो इससे क्या है, जो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको काफी बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका टॉक्स तो 2007 में स्टार्ट हो गया था, फिर 11 में चला, फिर 2013 में चला, फिर ये स्टॉल्ड रहा, फिर 2021-22 से स्टार्ट हुआ और अभी जाके ये 25-26 में कंक्लूड हो गया है। और इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज से ही सिर्फ डील नहीं करता है, इवन जो आपकी सोशल मोबिलिटी है, स्टूडेंट का मोबिलिटी हो, वर्कर की मोबिलिटी हो, ये भी इसमें देखा जाएगा। और इसी के साथ जैसे हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाने में भी ध्यान दिया जाएगा। तो पार्टनरशिप को प्रोडक्शन किया जाएगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस सेगमेंट में, फिर आपके क्रिटिकल मिनरल्स के सेगमेंट में हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेगमेंट में हो। तो इसीलिए इस डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा जा रहा है। और जो आपका टोटल कंबाइंड मार्केट साइज है वो तो हमने ऑलरेडी देखा है $24 ट्रिलियन। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो व्हाट इंडिया गेन्स, ये हमने ऑलरेडी देखा। 24 ट्रिलियन कंबाइंड मार्केट है, ऑलरेडी देखा। व्हाट इंडिया गेन्स ये भी हमने ऑलरेडी देखा है। क्या व्हाट इंडिया गिव्स ये ऑलरेडी देखा। तो चैलेंजेस क्या है इसमें आपकी, कि हम जो हमारा डेयरी सेक्टर है उसको हम ओपन नहीं कर रहे हैं फॉर
यूरोप या फिर यूरोपियन मार्केट के जो प्रोडक्ट है हमारे देश के लिए ओपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डेयरी सेगमेंट है उसमें जो फार्मर्स जुड़े हुए हैं और हमारा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन थोड़ी कम क्वालिटी की है। तो उससे क्या है, यूरोपियन प्रोडक्ट्स अगर देश में आने लगी तो हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे और इससे जो रूरल इकोनॉमी में डिस्ट्रेस है वो बढ़ सकता है। तो इस सेगमेंट में हमने कंसेशन नहीं दिया है। फिर यूरोपियन यूनियन क्या लगाती है, एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाती है। अगर कोई देश जो एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन के देशों में, तो जो वो एक्सपोर्ट है वो अगर ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को खर्च करके उस प्रोडक्ट को, सर्विसेज को बनाया है, तो उसके ऊपर सीबीएम लगाया जाता है। तो उसको लेके थोड़ी एक चिंता है, जो चैलेंज है वो हम देख सकते हैं। फिर डोमेस्टिक रिफॉर्म, अभी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट यूरोपियन यूनियन से इंडिया में आएगी, तो वो कब आएगी, जब हमारे देश में क्या होगा, आपका रेगुलेटरी रिलैक्सेशन रहेगा। इट मीन्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगी। तो बहुत सारा लॉ होना, एक स्पैगेटी बॉल जो सिंड्रोम है कि बहुत सारे लॉ है, समझ में नहीं आता है कि किसको कंप्लाई करे किसको छोड़े, और उससे इंस्पेक्टर राज जो है बढ़ता है, रेड टेपिज्म बढ़ती है। तो उन चीज़ों को हमें घटाना ज़रूरी है। ओके, तो ये है इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का गेन एंड लॉस। तो ध्यान रखिएगा, क्या हमने दिया, क्या हमने पाया, एवरीथिंग आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट में ही ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ आप लिखेंगे आपको 150 से 250 वर्ड्स के बीच में लिखना होगा। और बाकी आप इन्हीं चीज़ों को हमने इसमें फर्दर एक्सप्लेन किया है ताकि आप इसको और बेटर पढ़ के समझ सके, लेकिन लिखना आपको शॉर्ट ही है, 150 से 250 वर्ड के बीच में। तो इसीलिए आप 150 से 250 वर्ड्स के बीच में ही आंसर को सोचें। नेक्स्ट है, व्हाट्स एलिंग इंडियाज बैटरी स्कीम फॉर ईवी। तो अभी ईवी का जो बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल जो है, उसमें सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो हो गया आपका बैटरी। तो इसमें जो बैटरी का प्रोडक्शन है इंडिया में वो काफ़ी लैक्स है या फिर काफ़ी कम है। तो अभी हमारा जो क्लाइमेट गोल है अंडर अंडर पंचामृत स्ट्रैटेजी, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या फिर आपके ट्रक बसेस हो, उनको आपका जल्दी से जल्दी इंडक्शन करवाना ज़रूरी है इन आवर इकोनॉमी। क्योंकि तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को ग्रीनर इकोनॉमी में ट्रांजिट कर सकते हैं और जो ग्लोबल कमिटमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इसी के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने 2015 में फेम स्कीम लाया, कुछ फास्टर एडॉप्शन ऐसा स्कीम था। मैं फुल फॉर्म थोड़ा मिस कर रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। फेम 1 लाया, फिर 2019 में फेम 2 लाया गया, ताकि हम मोबिलिटी मिशन को और ट्रांसफॉर्मेटिव बना सके। फिर आपका 2021 में बजटरी एलोकेशन भी दिया गया, ताकि हम क्या कर सके, बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ईवी रिलेटेड जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उनको डेवलप कर सके। और तभी क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अगर हम बैटरी में आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं लिथियम आयन बैटरी को, तो उससे क्या होगा, हमारा जो एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि बजटरी एलोकेशन के जरिए हम जितना से जितना ज़्यादा हो सके जो हमारा बैटरी का इकोसिस्टम है उसको हम डेवलप कर सके। ध्यान रखिएगा। ओके, तो बाकी इसमें और देखने वाली क्या चीज़ है, तो मेजर बॉटलनेक्स क्या है बैटरी बनाने में, तो रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है। तो जो रॉ मटेरियल चाहिए, क्रिटिकल मिनरल चाहिए, उसकी हमारी देश में आपकी कमी देखी जाती है। फिर जो हमने टाइमलाइन रखा है अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो भी अनरियलिस्टिक है, उसको बढ़ाना ज़रूरी है। फिर हम कैसे चीज़ों को डेवलप करेंगे, हमारे देश में सेल केमिस्ट जो है उनकी कमी है, लैक ऑफ ट्रेंड आपकी जो एक्सपर्ट है उनकी कमी है, तो उसको उस सेगमेंट में हमें एजुकेशन को ध्यान देना ज़रूरी है। फिर जो पॉलिसी रिजिडिटी है, तो हमारे देश में क्या है, ओवर रेगुलेशन, पॉलिसी रिजिडिटी की वजह से भी हम बहुत दूर तक जो प्रोडक्ट्स है उनको डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो वे फॉरवर्ड में करना क्या है, हमें पहले मिनरल डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करनी है, देश के अंदर हमें एक्सप्लोर करना है, और इसी के साथ जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है उनके साथ हमें पार्टनरशिप करनी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और ज़्यादा पुश करना है, उसके लिए आईआईटी है, सीएसआईआर लैब है, उनको गवर्नमेंट को सपोर्ट देना होगा। केमिकल पार्क्स बनानी ज़रूरी है, जिस तरीके से हम फूड पार्क बनाते हैं फॉर फूड प्रोसेसिंग, और ग्रीन चैनल वीज़ा को देना ज़रूरी है, ताकि हम बेटर तरीके से, फास्ट ट्रैक तरीके से जो साइंटिस्ट है उनको रिसीव कर सके। ध्यान रखिएगा, बैटरी को लेके किस तरीके से जो चैलेंज है, ईवी का क्या आपका स्टेटस है, क्या स्कीम्स है, ये सभी प्री मेंस में पूछी जा सकती है, इंक्लूडिंग इन इंटरव्यू। नेक्स्ट आर्टिकल
है अबाउट जो आपका मेगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लिया गया है, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो अंडमान एंड निकोबार के निकोबार आइलैंड में ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लिया गया है और इसका काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक जो सिग्निफिकेंस है वो हम देख सकते हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, बिटवीन द सी एंड द स्टेट, आर्टिकल का जो टाइटल है। तो 72,000 करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है जो क्या करेगा, आपके पूरा हमारा जो रिमोट आउटपोस्ट है अंडमान एंड निकोबार, उसमें स्पेशली निकोबार, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। उसमें मेजर ट्रांसशिपमेंट आपकी प्रोजेक्ट्स डेवलप होगी, डिफेंस हब को बनाया जाएगा। और इसमें अभी नो डाउट स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली इसमें काफ़ी बेनिफिट्स जो है वो हम रिसीव करेंगे। लेकिन क्या जो प्रॉब्लम है वो स्पार्क्ड हो गई है, इकोलॉजिकल एक कंसर्न आ गया है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसको डेवलप अगर करने जाते हैं तो इसमें बहुत सारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसका लॉस होगा। तो कितना क्या लॉस होगा हम डेटा वाइज थोड़े बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा है जो यहाँ पे निकोबारीज एंड सोम्पेन जो ट्राइब है, तो जो आपकी मेन ट्राइब है, तो यहाँ पे मेंशन है द आइलैंड इज होम टू टू डिस्टिंक्ट इंडिजिनियस ग्रुप, निकोबारीज एंड द शोम्पेन ट्राइब। तो ये काफी ज्यादा अफेक्टेड रहेंगे इस प्रोजेक्ट से। तो कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल में डिस्कस किया था इसी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में कि वहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स है उनको फोर्सफुली उनका जो लैंड है उसको एक्वायर करने के लिए कॉन्सेंट मांगा जा रहा है, जिसके लिए ट्राइबल काउंसिल ने जो है चिंता है वो जताई है। तो एक प्रॉब्लम हो गया इकोलॉजी का और दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट का कंसर्न, स्पेशली इंडिजिनियस पॉपुलेशन के डिस्प्लेसमेंट का जो कंसर्न है वो। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ भी पूछा जा सकता है इससे। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कितने 1000 करोड़ का है, इससे क्या हमें सहूलियत मिलेगी, क्या प्रॉब्लम इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है। तो जो इकोलॉजी और डिस्प्लेसमेंट का कंसर्न है, मतलब इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, उसको लेके जीएस पेपर 4 एथिक्स में क्वेश्चन बन सकता है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में इससे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन सकता है, जीएस पेपर 2 हमें पॉलिटी में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकती है, ट्राइबल ऑटोनॉमी ट्राइबल राइट्स को लेके। जीएस पेपर 1 सोसाइटी में डिस्प्लेसमेंट को लेके क्वेश्चन बन सकता है। और प्रीलिम्स में ट्राइब्स की नाम पूछी जा सकती है, शोम्पेन ट्राइब कहाँ पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो अभी इसमें और थोड़ा बहुत डेटा देखें, द प्रोजेक्ट कवर्स अराउंड 166 स्क्वायर किलोमीटर कवर करेगा और नियरली 18% ऑफ द टोटल लैंड एरिया है ये, पूरे अंडमान निकोबार का नहीं, सिर्फ निकोबार आइलैंड का। तो 20% एरिया कम नहीं होता है, काफी बड़ी जगह में ये प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप होने वाला है। तो फिर से हम इसमें चीजें देखेंगे क्या प्रॉब्लम होने वाली है। 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, देखा, इससे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो डेवलप किया जा सकेगा। तो इकोनॉमिक जो पोटेंशियलिटी है इंडिया की वो इससे डेवलप की जा सकेगी। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से 40% ट्रेड पार होता गुजरता है, तो उस हम जब निकोबार को डेवलप करेंगे ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो उसमें भी हमें क्या होगा, इकोनॉमिक गेन हम देख पाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें 10% नेट फॉरेस्ट लॉस होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 10% नेट फॉरेस्ट लॉस होना ये काफी बड़ी बात है। तो क्रिटिक में अगर हम देखें एनवायरनमेंट प्लस ट्राइबल सेंसिटिविटी इसमें देखी जाती है, इसमें सोम्पेन जो ट्राइब है वो काफी अफेक्टेड रहेगा। और इसमें जो कोई भी जब प्रोजेक्ट लिया जाता है उसमें एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया जाता है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो इसमें काफी राष्ट्रीय तरीके से एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया गया है, इसीलिए एक सस्टेनेबिलिटी का जो कंसर्न है वो इसमें हम देख सकते हैं। और इसमें अगर चैलेंज एंड एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तरफ है नेशनल सिक्योरिटी जो काफी प्राइम है, काफी पिवोटल है, और दूसरी तरफ ये भी प्राइम है इकोलॉजिकल एंड ट्राइबल राइट्स। तो अभी हम करें तो क्या करें, मतलब यूटिलिटेरियनिज्म, इससे कितना बेनिफिट हो रहा है उसमें ध्यान दें या फिर इंडिजिनियस राइट्स को ध्यान दें। तो इसका बीच का कंसेप्ट तो वही निकल के आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि बेटर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाए, इसमें बेटर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया जाए और उसके तहत ही प्रोजेक्ट को डेवलप करनी है। तो इसका एक बैलेंस जो कंक्लूजन है वो हमें देना जरूरी है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो यही आज के इस डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल था। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, एडमिशन ओपन है हमारे इंस्टीट्यूट में। हम आपको इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू। एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ यूपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस का प्री मेंस इंटरव्यू का, इवन सिलेक्शन का, वही आपको गाइडेंस देंगे, मेंटरशिप देंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे एज पर सिलेबस। सिलेबस से हम एक जितना सिलेबस में मेंशन है उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको पढ़ाएंगे और रेगुलर टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो वीकली रहेगा। और करंट अफेयर्स की तो क्लासेज ही होती है। हम ये
आपको फ्रीली उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इसी से आप देख सकते हैं कि हम कितने वास्ट एरिया से चीज़ें कवर करते हैं। आंसर राइटिंग में भी फोकस दिया जाएगा और जो बैच है वो काफ़ी स्मॉल है, 20 टू 30 स्टूडेंट, ताकि हम पर्सनलाइज़ अटेंशन आपको प्रोवाइड कर सकें। और हमारा ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है फॉर क्लास, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल होगी, लाइव क्लासेस भी अवेलेबल होगी। और वो जो ऐप है एक्जिया एकेडमी करके है, प्ले स्टोर में आपको प्राप्त हो जाएगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद आप स्टोर में जाके हमारे एपीएससी एज़ वेल एज़ यूपीएससी के कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है, टेक्निकल ग्लिच मिलता है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 6002417488। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।